हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का दूसरा CSC T20 चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है वॉरियर्स और डॉल्फिन्स के बीच में। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ग्राउंड तो वैसे भी सेम है, तो वहाँ पे कुछ बदलने वाला है नहीं। दोनों ही टीमों के मैचेस भी आपने ऑब्जर्व करे होंगे। कल डॉल्फिन्स का दूसरा मैच था और आज लगातार तीसरे दिन पे तीसरा मैच वो खेलने वाले हैं। और वॉरियर्स ने भी कल एक मैच खेला हुआ था, तो दोनों ही टीमों के मैचेस आई होप आपने देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो भी मैं यहाँ पर बातें कर देता हूँ। तो क्या करने वाले हैं हम वीडियो में, जैसा कि हम एनालिसिस करते हैं डेप्थ में जाकर सब कुछ यहाँ पे तो करेंगे ही। लेकिन जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ पर भी T20 मैचेस के, अगर हम पर्टिकुलर T20 मैच की बात करें तो उनके रिकॉर्ड्स कम हैं। तो हमें कुछ इधर उधर से भी कुछ मैचेस के रिकॉर्ड्स देखने होंगे और उसके बेसिस पर भी हम कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करके आ जाते हैं डायरेक्टली। डॉल्फिन्स तो आप देख ही सकते हैं किस तरह की डोमिनेटिंग टीम नज़र आ रही है, और ये हमने एक्सपेक्ट भी करा था। ये इनका घर है, मतलब मैच डे 1 से मैं बता रहा हूँ, और ये आप देख ही सकते हैं किस तरह का डोमिनेशन वो कर रहे हैं दोनों ही मैचेस में। एक में मतलब बॉलिंग से, और दूसरे मैच में बैटिंग थोड़ा बहुत दिक्कत में आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच को निकाल लिया। अच्छा, तो, लेकिन वॉरियर्स की टीम भी जो है ना, बहुत बुरी टीम है नहीं वैसे। आखिरी जो एडिशन हुआ था वहाँ पर फाइनलिस्ट थे वो। हालांकि रिसेंटली उनका भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चला है, लेकिन एज ए बॉलिंग साइड उन्होंने हमेशा ही एक इस्टेब्लिशमेंट रखा हुआ है। वैसे तो अगर आप ऑन पेपर इनकी टीम को देखेंगे तो बहुत बड़ी टीम नज़र नहीं आती है, एक दो प्लेयर को छोड़ के। लेकिन इनके पास भी बहुत ही अच्छे अच्छे डोमेस्टिक टैलेंट्स हैं, जिनके ऊपर बेस करके ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है हासिल कर लेते हैं। आखिरी 5 20 मैचेस की बात करें तो वॉरियर्स आपको यहाँ पर आगे होती हुई दिखेगी इनफैक्ट। ठीक है, रिसेंट जो मैच हुआ था, मतलब आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पर ही डॉल्फिन्स जीती है। उसके पहले वॉरियर्स ने ही जीते, जो है मेजोरिटी ऑफ द मैचेस जीते हैं। एक और फिक्सचर जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैचेस के रिजल्ट नहीं आए हैं। इस ग्राउंड पे बात करी जाए तो पिछले 2 सीजनों में, मतलब 2 एडिशन में इस टूर्नामेंट में जो फिक्सचर हुआ था वॉरियर्स का इस ग्राउंड पे, ऑफकोर्स डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में वो मैचेस होने थे, क्योंकि डॉल्फिन्स का होम ग्राउंड है ये ग्राउंड। दोनों ही बार मैचेस हुए नहीं, नो रिजल्ट हो गया, या तो बारिश की वजह से हो या फिर किसी और रीज़न की वजह से। तो जैसे मैंने बताया, वॉरियर्स आखिरी बार ये दूसरे साल पर उन्होंने ख़त्म किया था। ये कुछ परफॉर्मर्स थे जो आखिरी बार अच्छा करके आए थे, जिनमें से मराइश, जो कि T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। ये T20 में अलग प्लेयर हैं, हालांकि दूसरे फॉर्मेट्स में उतना अच्छा इनका कुछ नहीं रहता है, लेकिन T20 में ये अलग लेवल के प्लेयर बन जाते हैं। जनरली फिनिशर का काम करते हैं। उसके बाद स्मर्ट्स, ब्रिट्स के तो अवेलेबल नहीं है। बॉलिंग में वॉरियर्स के होकर जो मेजर परफॉर्मर्स थे, जैसे कि सिसंदा मगाला, एंड्रयू बर्च, इनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। लूथो सिपामला, ये सारे ही इनके टीम को छोड़कर दूसरे किसी टीम में जा चुके हैं। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसेंट जो मैच हुआ है वही मैच डॉल्फिन्स की टीम जीती है। उसके पहले तक वॉरियर्स ने ही मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जीत जो है हासिल करा हुआ है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। 2016 का जो मैच था, यह मैच में डॉल्फिन्स ने बनाया था 216 रन। T20 क्रिकेट की बात हो रही है, याद रखना 216 रन वहाँ पर बने। वॉरियर्स ने चेस कर लिया। रन बनाया किसने? स्मर्ट्स ने। और वहाँ पर बाशिरुद्दीन वाल्टर्स थे, जो अब जो भी स्क्वाड का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वॉरियर्स के रिसेंट मैचेस में ये अवेलेबल थे, तो इसका नाम यहाँ पर है। तो वॉरियर्स ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया था बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके। दूसरा मैच यहाँ पर वॉरियर्स ने बनाया था 153। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको महाराज दिखेंगे, फ्राइलिंग दिखेंगे और पहलुक वायो दिखेंगे। डॉल्फिन्स ने यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाए, 1 रन से रह गए। फ्राइलिंग ने नीचे से कुछ परफॉर्मेंसेस करे थे। और आखिरी जो मैच हुआ था, यही मैच जो है डॉल्फिन्स ने जीत हासिल करा था। यहाँ पर ब्रेट्स के और महाराज के रन आपको दिख जाएंगे। फ्राइलिंग के यहाँ पर भी 2 विकेट से। महाराज भुतुसामी, ये महाराज का एक मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करा है कि T20 क्रिकेट में उतना अच्छा कुछ खास ये कर नहीं पाए हैं। हालांकि आगे मैं इनके बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान रखना। अच्छा नहीं कर पाए हैं का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ भी नहीं करा है, लेकिन थोड़ा सा लाइटर परफॉर्मेंस रहा है इनका, यही मैं कहना चाहता हूँ। और डॉल्फिन्स ने यहाँ पर चेस कर लिया था। जो परफॉर्मर्स थे उनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऑफकोर्स बाकी फिक्चरों की तरह यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो फिर भी आपको अगर कुछ नाम देखने को होंगे तो आपको शायद सुब्रायन दिखेंगे, महाराज दिखेंगे, और फ्राइलिंग दिखेंगे बॉलिंग से। और इसी तरह यहाँ पर आपको आखिरी मैच पर मराइस का नाम मिलेगा, एक मैच पर आपको स्मट्स का नाम मिलेगा। बस इससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो T20 फॉर्मेट में जो था बताने के लिए ये आपके सामने है। आप फिर से अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है जब ये दोनों टीमें मोमेंटम वनडे कप में भिड़ते हैं। क्योंकि इस सीज़न में, मतलब 2020-2021 सीज़न में किसी भी फॉर्मेट में इन दोनों टीमों का मैच हुआ नहीं है। ना ही 4 मैचेस में मोमेंटम वनडे कप में, तो ये वैसे भी सेम ग्रुप पे थे नहीं।
और ऑफ कोर्स यहाँ पे इनका पहला मैच होने जा रहा है। तो रिसेंट कुछ में इस समय में इन दोनों टीमों का कोई मैच हुआ नहीं है। आखिरी बार जो मैच हुआ था वो मोमेंटम वनडे कप में ही हुआ था। तो उसके कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करते रहना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है ये कि इस फिक्चर में बहुत ज़्यादा रन्स मोमेंटम वनडे कप में हमें बनते हुए नहीं देखा है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है ये, मतलब ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है अगर आप नोटिस करेंगे वहाँ पे कि जो भी टीम पहले बैटिंग करती है ना, हमेशा हमेशा देखा गया है कि उनके अर्ली विकेट्स गिरे हैं, ठीक है। लेकिन रन ठीक ठाक बन गया है, उसके लिए मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को रोल पे आना भी पड़ा है, लेकिन विकेट्स अर्ली गिरते हैं। दूसरे इनिंग्स में फिर भी सही हुआ है, लेकिन पहले इनिंग्स में ये चीज़ हमेशा ही हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पहले इनिंग्स में जो भी टीम बॉलिंग कर रही है ना, उनके तरफ से एक या मिनिमम एक बॉलर तो होते ही हैं जो बंचेस में विकेट निकाल के देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जो इस फिक्चर में अच्छा करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो नाम आया है वो है साडेल एडवी का। साडेल एडवी ने मतलब आखिरी बार जो दोनों ही मैचेस खेले थे, दोनों ही मैचेस में उन्होंने रन बनाया था। एक में 100+ और दूसरे में 37 कुछ रन उन्होंने बनाया था, वहाँ पर वो रन आउट हुए थे। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो साडेल एडवी मोमेंटम वनडे कप में 70+ उनका एवरेज रहता है अगेंस्ट वॉरियर्स, सही है। इसके अलावा वॉरियर्स की तरफ से अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंगली उनके बैटिंग से हमें कोई देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक आध मैच में एक आध कोई परफॉर्मर हुए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई नहीं। फिर भी अगर आपको ऑन एन एवरेज जानना है तो जॉन स्मर्ट्स, इसके अलावा लेसिबा एन्जोएपे, जिन्होंने मतलब आखिरी बार जब दोनों ही मैचेस हुए थे पिछले मतलब सेकंड लास्ट सीजन में, दोनों ही मैच में उन्होंने रन बनाया था। वहाँ पर तब उनको बॉलिंग भी मिलती थी, तो बॉलिंग से भी उन्होंने कुछ करा हुआ था, एक आध विकेट निकाला हुआ था। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो बात यह है कि उन्होंने बैटिंग से परफॉर्म करा हुआ था। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा ही बैटिंग फर्स्ट टीम को दिक्कतें आती हैं, इनिशियली अर्ली विकेट्स गिरते हैं, तो इनके पास प्रॉपरली बैटिंग आती थी और ये हमेशा ही अच्छा करे हैं अगेंस्ट डॉल्फिन्स। एक आध मैच में क्वेशल ने रन बनाया है, ऐसा कुछ है। बस यही है, और बॉलिंग से खास कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज का नाम आपको हेड टू हेड में देखने को मिलता है। बस यही है। इसके अलावा भी कुछ और प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जिनका यहाँ तक तो कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ बातें करूँ तो वहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी वो कौन है, किस बेसिस पे मैं उनका सिलेक्शन करने का बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए, इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट समय में अगर आप इन दोनों टीमों का मैच कुछ ढूंढना चाहते हैं तो वही मैचेस हैं। और अगर आप T20 ढूंढना चाहते हैं तो आपने देख ही लिया, 2016 में एक, 2017 में एक और 2019 में एक। अगर आप 2019 का भी अगर मैच नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि वॉरियर्स का थोड़ा सा बैटिंग में इशू हुआ था। ऊपर से हालांकि ब्रिट्स के रन बनाया था, लेकिन नीचे से मराइस का परफॉर्मेंस आना ज़रूरी था, और इसके वजह से जो ओपनिंग बॉलर्स से फ्राइलिंग, डुपा विलन, महाराज, इन सभी के विकेट से, और डॉल्फिन्स जब चेस करने आ गई तो उनके लिए चेजिंग बहुत ईजियर हो गया। उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैनों ने यहाँ पर मामला निपटा दिया। तो जैसा चीज़ हम मोमेंटम वनडे कप में देख रहे हैं, वैसा ही, मैं नहीं कह रहा हूँ सेम टू सेम, लेकिन वैसा ही कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखने को मिली थी, ठीक है। चलो अच्छा, रीसेंट मैचेस की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट 2-3 सालों में तो कोई मैच नहीं हुए हैं, और रीसेंट 2-3 साल के भीतर तो कोई मैच नहीं हुआ है वॉरियर्स के। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों ही मैचेस जो होने थे वो कैंसिल हो गए थे। अगर हम 2016 में आ जाएं तो हमें 2 मैचेस मिलेंगे वॉरियर्स के, हालांकि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन जो हैं सो हैं। और वहाँ पर भी वॉरियर्स एक मैच में वो जीते थे, एक मैच में वो हारे थे। यहाँ पर आपको जो परफॉर्मर्स दिख जाएंगे स्मर्ट्स और चीकमाने, और यहाँ से भी स्मर्ट्स आपको दोनों ही मैचेस में दिख जाएंगे। तो स्मर्ट्स तो कॉमन परफॉर्मर रहते हैं और ये ओवर द ईयर्स परफॉर्म करते हुए भी आ रहे हैं। हालांकि इस सीज़न में उतने अच्छे फॉर्म पे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, स्पेशली बैटिंग से। मतलब मेरे ख्याल से एक ही मैच पर उन्होंने मोमेंटम वनडे कप पे रन बनाया था, बाकी बैटिंग से वो बहुत अच्छे फॉर्म पर नहीं थे। बॉलिंग से कंसिस्टेंटली हालांकि विकेट निकाल रहे थे। तो जो भी हो, तो ये है जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं जो बताने लायक था। रिसेंट जो मैचेस हुए हैं आपने आई होप नोटिस करा ही होगा। मैं आखिरी जो मैचेस हैं वो आपको दिखा देता हूँ। वॉरियर्स का आखिरी मैच ये था जहाँ पर वॉरियर्स ने बना था 157, क्वेशल और लुब्बे के कुछ रन थे। इसके सिवाय भी 10, 15, 20 के भीतर सब रन बना रहे थे, लेकिन कोई इफेक्टिव नहीं था ज़्यादा। लायंस ने चेस कर लिया था, जहाँ से जीको ने इन्होंने बैटिंग से भी कुछ रन्स बनाए थे, बॉलिंग से भी 3 विकेट, और नॉर्च और स्टोरमन के एक विकेट थे। और दूसरा जो है डॉल्फिन्स का कल का जो मैच था
वहाँ पर भी उन्होंने जीत हासिल करा था, 144 पे रोक दिया था नाइट्स को। और अर्ली विकेट्स उन्होंने निकाला था, पहले 3 बॉल पर 2 विकेट निकाला था महाराज ने, आपको याद ही होगा अगर आपने खेला होगा तो। इसके सिवाय फ्राइडिंग के भी विकेट्स थे और इथन बॉश और डॉल्फिन से यहाँ पर चेस कर लिया था, जहाँ पे रॉयल ऑप्शन, मिलर, जॉन्डो, फ्राइडिंग सबके कुछ कुछ कंट्रीब्यूशंस थे। जॉन्डो सेकंड रनिंग मैच पे उन्होंने कंसिस्टेंट रन बनाया हुआ है, ठीक है। तो यही है जो जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि रिकॉर्ड्स के साथ आपको नहीं मिलेंगे, जो इसका कोई भी रिकॉर्ड से ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। मोमेंटम वनडे कप के कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स के बारे में मैंने बताया है, उनको ध्यान में रख लेना, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे हैं ओवर द ईयर्स। हो सकता है T20 क्रिकेट में नहीं, लेकिन रहे हैं इस सेक्शन में। अच्छा, अभी डॉल्फिन्स की तरफ से बताया जाए तो फेलुक बायो की इंजरी को लेकर मुझे पता नहीं क्या मामला है, और उनके जगह पर मोशेल को पिछले मैच में क्यों खिलाया गया था इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। जबकि आपके पास बेंच पे डुआन डे श्वार्ट है और भी अच्छे अच्छे कीगन पीटरसन है, आप उनको खिला सकते थे, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों मोशेल को अचानक से खिला गया। और मोशेल को रिसेंटली डॉल्फिन्स खिला भी रही है काफ़ी मैचेस, डिस्पाइट वो लगातार फेल हो रहे हैं। अभी अगर सिर्फ कीपिंग के लिए खिला रहे हैं तो इसका तो कोई लॉजिक बैठता नहीं है मेरे सामने, क्योंकि रॉयल ऑप्शन इतना अच्छा कर रहे थे कीपिंग में भी। तो और रॉयल अफसर अगर कीपिंग नहीं करते हैं तो ये चीज़ नोटिस कर लेना कि मतलब सिर्फ वो बैटिंग से ही पॉइंट देंगे। कल के मैच में आपने देखा होगा कि सिर्फ बैटिंग से उन्होंने पॉइंट दिया। उसके पहले वाले मैच में जब वो कीपिंग कर रहे थे तब मतलब विदाउट स्कोरिंग एनी रन्स भी उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स कर करके दिए थे। तो ये चीज़ नोटिस करना कि वो मतलब किस रोल पे खेल रहे हैं। अगर फिर से मोशेल खेलते हैं तो रॉयल अफसन आपको सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से ही पॉइंट देंगे। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए रॉयल अफसन और एरवी ओपनिंग करेंगे, उसके बाद मुथुसामी, मिलर, जॉन्डो। पेलुक बायो का इंजरी क्या इशू है, मतलब अभी भी फिट है या नहीं पता नहीं। अगर फिट होते हैं तो डायरेक्टली आ जाएंगे, नहीं तो मोशेल खेले थे, जो कि पर्सनली मैं तो नहीं चाहूँगा, अभी टीम की मर्जी। उसके बाद फ्राइडिंग, महाराज, डुपाविलन, ये कुछ है। डुपाविलन आखिरी मैच में नहीं खेले थे, इथन बॉश को लिया गया था और भाई साहब क्या मतलब रन परे थे इनको। तो मुझे लगता है फिर से बेंच के तरफ जाएंगे इथान बॉश और डुपाविलन, अगर सब कुछ सही रहता है फिटनेस वगैरह में तो इनको मौका मिलना चाहिए। केविन मुंगरू अभी तक तो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, ठीक है, लेकिन T20 क्रिकेट में ये अलग लेवल के प्लेयर हैं। हालांकि अभी तक कुछ करे नहीं हैं, लेकिन अभी भी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पंट बन सकते हैं। अगर स्पेस वगैरह में कोई इशू नहीं होता है तो हो सकता है मैं अपने टीम में रहूँगा। इन टीम में डॉल्फिन्स की तरफ से जो प्लेयर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, फ्राइडिंग, महाराज, हम इनको छोड़ तो नहीं सकते हैं। सुब्रायन पिछले मैच पर भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए थे, ठीक है। जाहिर सी बात है इस मैच में और भी कम लोग इन पर इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन मैं अभी भी आपको कहूँगा अगर सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग मिलती है इनको, लगातार सेकंड मैच होगा सेम पिच पर, अगर सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग मिलती है तो एक ट्रायबल ऑप्शन है। मैं इतना ही कहूँगा इनके साथ, ट्रायबल ऑप्शन, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। बाकी बॉलरों में से डुपाविलन और मुंगरू हैं। अगर डुपाविलन की जगह इथन बॉस को खिलाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो मुंगरू मेरे लिए बेटर ऑप्शन होंगे। अगर डुपाविलन खेलते हैं तो डुपाविलन बेटर ऑप्शन है मुंगरू से, और अगर डुपाविलन नहीं खेलते तो मुंगरू ही बचे आपके लिए। बाकी बैट्समैनों में से बात करें जाए तो फिर से मेरे लिए एरवी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ठीक है। जॉन्डो हालांकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, सेफेस्ट पिक में आ गए हैं अभी वो बैट्समैनों में से, मतलब मिलर के बाद, लेकिन एरवी को मैं अभी भी प्रायोरिटी देना चाहूँगा मिलर के साथ। बाकी अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो जॉन्डो के साथ जा सकते हो। और रॉयल ऑप्शन को देखना पड़ेगा, अगर ये कीपिंग करते हैं तो मेरे लिए पहले चॉइस कीपर बन जाते हैं, अगर ये कीपिंग नहीं करते हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बैटिंग से अगर कोई पॉइंट देता है तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को इग्नोर करूँ, क्योंकि मुझे इस मैच में भी ज़्यादा स्कोर्स की उम्मीद जो है नहीं है। वॉरियर्स की तरफ से बताया जाए तो क्लोट और स्मार्ट्स ओपनिंग करेंगे। क्लोट तो मतलब बहुत दिनों से इस सिस्टम में नहीं थे वॉरियर्स के किसी भी मैच के किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन अचानक से नहीं पता कहाँ से आ गए वो। उसके बाद एनजॉय पे पिछले मैच में पहले बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन इनफॉर्म बैट्समैन हैं, मौका अगर मिले आज भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मेरे लिए बहुत बड़े वाले एक पंड हैं एनजॉय पे। स्पेस मैनेज कर पाना मुश्किल होगा मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से अगर आप इनको मैनेज कर पाते हैं तो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। इनफॉर्म बैट्समैन हैं, हालांकि रिस्क होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं लगता 1% भी प्लेयर इनको स्मॉल लीग में लेने वाले हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है, रिस्क लेना है लो, नहीं लोगे तो भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन, अगर रॉयल अफसर फिर से कीपिंग नहीं करते हैं तो बेटर चॉइस कीपर बन जाते हैं मेरे लिए। लुब्बे बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं तो फिर से वही बात है कि अगर बॉलिंग नहीं करवाएंगे तो रोल इनका भी कम हो जाएगा। मराइश, जिकमाने, माखोसी, इन्होंने काफ़ी इम्प्रेस करा हुआ था मुझे, लेकिन क्या है कि डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में इतना इनएक्सपीरियंस स्पिनर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस की उम्मीद है, क्या क्या चेंज हो सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ आगे। और उसके बाद जॉनसन, स्टुरमन, नॉर्च, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, अगर टीम इमीडिएट चेंज करना चाहती है तो स्टब्स बेंच पे हैं जिनको टीम यूज़ कर सकती है एनजॉय पे के जगह पर, अगर टीम चाहे तो।
वैसे तो मैं नहीं चाहूँगा एंजॉय को ड्रॉप करे, लेकिन अगर टीम करना चाहे तो स्टब्स बहुत ही अच्छे फॉर्म पर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, कंसिस्टेंटली रन बनाया है इन्होंने, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। यंग है लेकिन इनके पास एबिलिटी है अच्छा करने का। उसके बाद अगर आप बेंच पे देखेंगे तो आपके पास जेड डे क्लर्क और शेपो एंटुली का ऑप्शन आएगा। जेड डे क्लर्क एक मतलब एक्स फैक्टर बन सकते हैं आपके लिए अगर आज के मैच में खेलते हैं तो। वैसे तो फिंगर स्पिनर है, मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि डॉल्फिन्स की अगस्त में बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन ये बैटिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि ट्रेंड बोल रहा है हमें, डॉल्फिन्स अगर फिर से बॉलिंग से डोमिनेट करती है तो इनके पास प्रॉपर बैटिंग आनी चाहिए, और अगर प्रॉपर बैटिंग आती है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। और ये फिंगर स्पिनर होंगे तो अगर दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो ये आपके लिए काफ़ी लिथल पिक हो सकते हैं। और अगर इनको लेना है तो मुझे लगता है टीम माखोसी की जगह पर लाइक टू लाइक चेंज कर सकती है जेट्टे क्लर्क को लेके, और स्टब्स को टीम ले सकती है एंजॉय की जगह पर। एंटुली का भी ऑप्शन होगा, एंटुली लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जेट्टे क्लर्क फार बेटर ऑप्शन है। और आखिरी जो मोमेंटम वनडे कप का मैच हुआ था ना, वहाँ पर जेट्टे क्लर्क ने बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करा था, ठीक है। अच्छा, तो यही है। कैप्टन भास्कर अपनी चॉइस की बात करें तो महाराज और फ्राइडिंग सेफेस्ट पिक में होंगे। उसके बाद मिलर और मुतुसामी के साथ काफ़ी लोग जा सकते हैं, लेकिन मुतुसामी को जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है कि T20 क्रिकेट में अगर आपके पास बाकी अच्छे ऑप्शंस हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा रहे हैं हालांकि, और नंबर 3-4 तक बैटिंग भी मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है ऑलराउंडर सेक्शन में है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होंगे आपके पास। इनके अलावा भी रिस्क लेना है तो सुब्रायन फिर से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में मैनेज करना ना करना आपके ऊपर है। और नहीं तो मुंगड़ू, मैंने आपको बता दिया, रुआन डेशवाड अगर खेलते हैं तो, और नहीं तो सारेल एरवी फिर से एक बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि वहाँ पे उनके भी जो परफॉर्मेंसेस हैं बेटर आए हैं, जैसे कि और ट्रेंड भी यही कह रहा है। वॉरियर्स की तरफ से स्मट्स और लुब्बे के साथ कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग जिकमानी को लेकर चल सकते हैं। तो ऑलराउंडर सेशन में यही दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। उसके बाद मराइस, काफ़ी कम लोग इनको ले सकते हैं क्रेडिट इशू की वजह से, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ T20 क्रिकेट में मराइस अलग प्लेयर हैं, बाकी फॉर्मेट्स में चाहे आप कुछ भी कर लो। अच्छा, अभी बात आती है बॉलरों की। वॉरियर्स की तरफ से किस तरह के बॉलर्स हमें लेने हैं। देखिए, मैं हमेशा ही ये कहता हूँ डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में स्पिनर्स का चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर नोटिस करी होगी दोनों ही मैच में किसी ना किसी बॉलर ने डॉल्फिन्स के बैटिंग लाइनअप को प्रॉब्लम में डाला हुआ है। और अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज के मैच में वॉरियर्स को कुछ करना है ना, तो यही एक स्लॉट है, यही एक जोन है जहाँ पर वॉरियर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो है पेस अटैक, ठीक है। ऑन पेपर अगर मैं बताऊं, वॉरियर्स का पेस अटैक वे बेटर है देन डॉल्फिन्स, ठीक है। और ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जो अपने दिन पे बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो प्लेयर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, ग्लेंटन स्टुरमन एंड रिच नॉच, मेरे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एक बार के लिए आप ग्लेंटन स्टुरमन या मार्को जैनसन में से ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन एनरिच नॉच आज के मैच में मेरे लिए बहुत बड़े फंड बनने वाले हैं। और हो सकता है बड़ी लीग में मैं इन जो पेसर्स हैं इनके ऊपर कैप्टन वाइस कैप्टनसी का दारोमदार भी रखूँ, ठीक है। इसके सिवाय अभी बेंच पे स्टीफन टेट का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनको मौके मिलेंगे। और उसके बाद जेट्टे क्लर्क, बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह रहा बॉलिंग से, लेकिन ये दोनों तरफ से आपको पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं अगर खेलते हैं तो, ठीक है। तो नोटिस जो करना है आपको, हमारा जो टीम जो फॉर्मेशन होगा, ऑफकोर्स हम लेसर बैट्समैन को लेकर ही जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में जेन्युइन जो ऑप्शन हैं उनको, बॉलिंग सेक्शन में महाराज तो डिफ़ॉल्ट पिक हैं, और वॉरियर्स के पेसर्स मिनिमम 2 पेसर्स तो आपको रखने ही हैं, ठीक है। अगर डॉल्फिन्स पहले बॉलिंग करती है तो हो सकता है एक स्ट्राइक बॉलर आप डॉल्फिन्स की तरफ से भी ऐड कर लो, लेकिन वॉरियर्स के 2 स्ट्राइक बॉलर्स आपको अपनी मेरी टीम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, एनरिच नॉच साथ में कोई और, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि डॉल्फिन्स के प्लेयर्स मैंने कम रखे हैं, लेकिन कम समझने की ज़रूरत नहीं है डॉल्फिन्स को। ये मेरे बेसिक प्लेयर्स हैं जिनको मैं ऑफकोर्स टीम में रखूंगा। जी कमाने को मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि जी कमाने के पास आज भी बैटिंग आनी चाहिए, और बॉलिंग भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिली है। 50 ओवर क्रिकेट में उतना बॉलिंग इनको मिल नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर उनको बॉलिंग मिल रही है। तो T20 में जी कमाने अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, वन ऑफ द T20 स्पेशलिस्ट हैं इस टीम के, तो इसी मैंने रखा है। और काफ़ी लोग इनको रख भी सकते हैं मुझे लगता है पहले मैच के परफॉर्मेंस के बाद, ठीक है। इसके सिवाय भी जो ऑप्शंस हैं आपके पास, 9 क्रेडिट है आपके पास जो प्लेयर्स का आप ले सकते हैं। मुतुसामी का ऑप्शन है, लुब्बे का ऑप्शन है, लेकिन क्या है कि मेरे पास इनसे बेटर ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं। इन दोनों के भीतर लोग जा सकते हैं, स्पेशली मुतुसामी को तो काफ़ी लोग कैप्टन भी बना रहे थे आखिरी मैच में, मैंने देखा था।
अगर मुझे आप पूछेंगे ना, अगर डॉल्फिन्स दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करती है तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैं उठा लूंगा प्रणाली सुब्रायन को। ऑफ कोर्स फेल हुए थे पिछले मैच पर, फेल ही है, आप 4 ओवर बॉलिंग करके एक भी नहीं विकेट निकाल पाए थे तो फेल ही होंगे आप, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जेट डे क्लर्क अगर खेलते हैं तो बैटिंग सेक्शन में एनजॉय पे, ठीक है। मैं इनिशियली खाया जोंडो को नहीं रख रहा, अगर आप सेफ जाना चाहते हो आप खाया जोंडो के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जिहान क्लोट का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने दो मतलब सिलेक्शन परसेंटेज लेस वाले प्लेयर्स को लिया है, मराएश और एरवी। इसके सिवाय भी कीपर में अगर रॉयल ऑप्शन कीपिंग करते हैं तो डिफ़ॉल्ट पिक हो जाएंगे, क्वेशल से भी ऊपर इनका रोल आ जाएगा, लेकिन अगर कीपिंग नहीं करते हैं तब आपको सोचना पड़ेगा। बॉलर सेक्शन में तो मैंने इनिशियली 2 पेसरों को रखा है, नॉर्च और स्टोरमन, लेकिन अगर मुझे लगे तो मैं तीसरा पेसर भी ले सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास 3 पेसर्स हैं अगर नोटिस करेंगे तो जिकावाने को लेकर, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगे तो मैं हो सकता है एक और पेसर को ऐड कर लूँ, क्योंकि मार्को जॉनसन जो है ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं जैसा कि जिकावाने का भी है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बॉलर सेक्शन में जॉनसन है, मुंगड़ू है अगर आपको डॉल्फिन्स की तरफ से कोई देखना है तो, यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से सुब्रायन स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, और नहीं तो मुथुसामी सेफ, और बैट्समैन सेक्शन से जोंडो, और कीपर सेक्शन में अगर रॉयल ऑप्शन कीपिंग करते हैं तो, नहीं तो आप सोच सकते हो, ठीक है। कैप्टन भास्कर ने चॉइस की बात करें तो फिर से फ्राइलिंग मुथुसामी फ्राइलिंग महाराज मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। थोड़ा सा मैं शायद महाराज के साथ ज़्यादा जाऊँ फ्राइलिंग से भी। और इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस होंगे, रिस्क ले जाना चाहते हो तो एलवी मैं कहूँगा। स्मर्ट्स को मैं अभी भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दिनों से बैटिंग से फॉर्म पे नहीं है, और अगर ये मतलब स्पिन बॉलर नहीं होते तो मैं शायद कुछ कहता भी, लेकिन डॉल्फिन्स की अगर इसमें सिर्फ स्पिन बॉलर को मैं शायद प्रायोरिटी नहीं दूँ, लेकिन हाँ मैच विनर है, बड़े प्लेयर हैं, और एक्सपेक्ट करना 50% से ज़्यादा आपके ओपोनेंट में ऐसे आएंगे जो स्मर्ट्स को या तो कैप्टन या तो वाइस कैप्टन बना के लाएंगे, ठीक है। तो लेकिन मेरे लिए मेरे जो मेजर ऑप्शन हैं ये 3 में से ही होंगे। बड़ी लीग में मैं बार बार डिमांड करवा देता हूँ आपको, वॉरियर्स के स्ट्राइक बॉलर्स के साथ डेफिनेटली जाना। अगर आप 2-3 टीम भी बना रहे हो, वॉरियर्स के स्ट्राइक बॉलर्स के साथ डेफिनेटली जाना। मेरे प्रेफरेंस में ऑफकोर्स एनरिच नॉर्थ तो पहले आते ही हैं, इसके सिवाय ग्लेंडन स्टूरमन लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बहुत ही बड़े बॉलर माने जाते हैं ये, और मार्को जॉनसन ये आपको बैटिंग से ही पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।